तो ईरान और इजराइल 12 दिन के जबरदस्त टकराव के बाद अब एक संघर्ष विराम है, 24 जून से लागू है। हाँ, लागू तो है, लेकिन खबरें बता रही हैं कि ये मतलब काफी नाजुक है, टिकाऊ शायद ना हो। बिल्कुल, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स, लेख हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि असल में चल क्या रहा है। जी, फोकस रहेगा ये हालिया संघर्ष, ये संघर्ष विराम कितना पक्का है, और हाँ, अमेरिकी कोशिशें भी। हाँ, वो कूटनीति वाली बात, अगले हफ्ते परमाणु बातचीत की बात है और शायद कुछ प्रतिबंधों में ढील। बिल्कुल, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उस पर लगाम लगाना और बदले में तेल प्रतिबंधों में थोड़ी नरमी, शायद ये लक्ष्य बताया जा रहा है। और साथ में ये भी देखेंगे कि दोनों तरफ नुकसान कितना हुआ है, कौन से हथियार इस्तेमाल हुए, डिफेंस सिस्टम्स कैसे काम किए, और इसका पूरे इलाके की रणनीति पर क्या असर पड़ रहा है ना? बिल्कुल, वही सबसे अहम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं संघर्ष विराम से। कागजों पर तो शांति है 24 जून से, पर जमीन पर क्या है? क्या ये टिकेगा? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की है और ईरान के साथ परमाणु बातचीत का रास्ता खोला है। लेकिन सच्चाई ये है कि तनाव तो बना हुआ है। रुक रुक कर मिसाइल हमले, जवाबी कार्रवाइयां, इनकी खबरें आई रही हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरह शांत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल जो अंदर तक जाके हमले कर रहा था, वो तभी रुके जब अमेरिका का, मतलब ट्रंप प्रशासन का भारी दबाव पड़ा। ओहो, तो ये दिखाता है कि ये ठहराव शायद रणनीति का हिस्सा ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल, शायद इरादे नहीं बदले, बस वक्त लिया जा रहा है। स्थिति बहुत अस्थिर है। और इस अस्थिरता की कीमत, वो भी तो चुकानी पड़ी है। नुकसान के आंकड़े क्या कहते हैं? नुकसान, हाँ, वो काफी गंभीर है। ईरान की तरफ देखें तो उनके स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है करीब 610 मौतें। 610? हाँ, लेकिन एक स्वतंत्र मानवाधिकार संस्था है HRANA, वो ये आंकड़ा 974 तक बता रही है। अरे बाप रे, काफी अंतर है। जी, और घायलों की संख्या भी 3400 से 4700 के बीच है। इसमें आम नागरिक भी हैं और IRGC, मतलब रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के लोग भी। और इसमें वो बात भी थी कि कई बड़े कमांडर और वैज्ञानिक भी मारे गए। हाँ, ये बहुत अहम है। कई सीनियर IRGC कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक। इसका सीधा असर उनकी सैन्य क्षमता और परमाणु कार्यक्रम पर पड़ सकता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। सही बात है। और दूसरी तरफ इजराइल में क्या स्थिति रही? इजराइल में नागरिकों की मौत का आंकड़ा करीब 28 बताया जा रहा है, लेकिन घायल 3000 से ज्यादा हैं। 3000 घायल, ये भी बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, मतलब हमलों का असर बहुत व्यापक था। लोगों में डर फैला। तेल अवीव, हाइफा, बेरशेबा जैसे बड़े शहरों में काफी नुकसान हुआ है इमारतों को। और वो अस्पताल वाली खबर भी थी शायद, बेरशेबा में। हाँ, बिल्कुल, बेरशेबा का जो बड़ा सोरोका अस्पताल है, उस पर भी हमला हुआ। तो ये दिखाता है कि ईरान भले ही उतनी जानें ना ले पाया हो, पर नुकसान पहुंचाने और लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त करने में वो कामयाब रहा। यहाँ हथियारों की बात करनी होगी। ईरान ने इतनी मिसाइलें, ड्रोन दागे, सैकड़ों की संख्या में। हाँ, आंकड़े बताते हैं करीब 550 से 590 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन। ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन फिर तकनीक का पहलू आता है। इजराइल का दावा है कि उनका जो मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, पैट्रियट, एरो सिस्टम, हाँ, वो 3 परत वाला। जी, उससे उन्होंने 90 से 95% हमलों को हवा में ही रोक दिया। 90 से 95%? ये तो कमाल की बात है। हाँ, इसमें फ्रांस जैसे देशों ने भी मदद की ड्रोन गिराने में। तो ये इजरायली डिफेंस की काबिलियत तो दिखाता है, पर यह भी कि ईरान कितना बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन इजराइल और अमेरिका सिर्फ बचाव तो नहीं कर रहे थे, जवाबी कार्रवाई भी हुई। हाँ, बिल्कुल हुई। उन्होंने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। बंकर बस्टर बॉम्बों का जिक्र है, जो जमीन के नीचे बने बंकरों को तबाह करते हैं। और मोसाद के ड्रोन हमलों की भी बात है। अच्छा, गुप्त हमले भी? जी, आकलन यह है कि इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीने पीछे चला गया। मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, पर झटका लगा है। कुछ महीनों का झटका, लेकिन सालों का नहीं। और ईरान की प्रतिक्रिया क्या रही इस पर? वो IAEA वाली बात क्या है? हाँ, ये गंभीर मोड़ है। ईरान ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अपना सहयोग सस्पेंड कर दिया है। ओ, ये तो बड़ी बात है। जी, IAEA और UN ने पहले ही चेताया था कि ईरान ने हमलों से ठीक पहले कुछ अहम परमाणु सामग्री हटाई थी। अब सहयोग रोकने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक जांच नहीं कर पाएंगे। तो मतलब वो अब क्या कर रहे हैं, ये पता लगाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, और यहां तक कि ये बात भी चल रही है कि ईरान शायद NPT
परमाणु अप्रसार संधि से ही बाहर निकल जाए। अरे, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस सब के बीच पूरे इलाके में क्या हो रहा है? अमेरिका की मौजूदगी, दूसरे तनाव। अमेरिका ने अपनी नौसैनिक और हवाई मौजूदगी बढ़ाई है इलाके में, शायद ताकत दिखाने के लिए या आगे कुछ होने से रोकने के लिए। कतर में एक अमेरिकी बेस पर ईरान का एक छोटा मिसाइल हमला भी हुआ था। अमेरिका ने जवाब दिया, पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। और यमन से हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमले जारी हैं। इजराइल गाजा में हमास से निपट रहा है, मतलब तनाव चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम पूरी स्थिति को समेटें, एक बहुत ही नाजुक संघर्ष विराम, अमेरिका की कोशिशों से अगले हफ्ते परमाणु बातचीत, दोनों तरफ भारी नुकसान, ईरान में 600 से लेकर करीब 1000 मौतें, इजराइल में 28 मौतें, पर 3000 से ज्यादा घायल। हाँ, और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल और उतना ही आधुनिक डिफेंस भी, वो 90-95% इंटरसेप्शन वाला। और सबसे चिंता की बात, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को झटका लगने के बाद भी उसे और तेज करने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं है, इसमें अमेरिका जैसी ग्लोबल पावर शामिल हैं, परमाणु अप्रसार की चिंताएं हैं, IAEA, NPT, ये सब जुड़ा हुआ है। ध्यान अब भले ही परमाणु बातचीत पर जा रहा हो, लेकिन पीछे सैन्य तैयारी का माहौल तो बना ही हुआ है, जो हमें इस सवाल पर लाता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीने पीछे गया है, वो उसे और तेज करना चाहता है। क्षेत्रीय तनाव भी कम नहीं हुआ है। हाँ। तो ऐसे माहौल में ये जो बातचीत होने वाले है, इस पर टिकी शांति कितनी टिकाऊ होगी? क्या ये सच में शांति का रास्ता है या सिर्फ अगले टकराव से पहले थोड़ी सांस लेने का मौका? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में ही मिलेगा। देखना होगा कि ये कूटनीति कितनी सफल होती है या फिर तनाव फिर से बढ़ जाता है। बिल्कुल, स्थिति बहुत अनिश्चित है।